सेकंड स्लिप की इस ताज़ा एपिसोड के साथ मैं हूं अरसलान। सीधे होते हैं रिजवान काशिफ। सुकून से बैठे हुए थे। रिजवान को इन मौके पर याद आ गया कि अब सीधा होना चाहिए। जैसे ही एपिसोड शुरू हुई, आज बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर की। पीएसएल के तमाम एडिशंस में कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी की सपोर्ट सबसे ज़्यादा रही है। ये दो टीम्स हैं लाहौर के बाद, जिसकी मैं बात करूं तो पूरे पाकिस्तान से इन्हें प्यार मिलता है। पूरा पाकिस्तान चाहता है कि ये टीम्स जीतें। ये वो टीम्स हैं जिनके बारे में किसी को कोई खलीज, कोई ऐसी चीज़ दिल में नहीं है कि लड़ाई हो, कोई कहे नहीं यार ये ना जीते वो ना जीते। जल्दी जल्दी पहुंचेंगे अपने स्कॉट्स पर और जल्दी जल्दी दोनों का करेंगे कंपैरिजन। पहले बात होगी काशिफ से। पहले बात होगी रिजवान से। क्या और करनी किस पे है, कोयटा पे कि पेशावर से? मेरा ख्याल है कोयटा। कोयटा का दिल नहीं कर रहा पहले बात करने का, चले कर लेते हैं कोयटा का। नहीं, फिर मैं पेशावर पे करूँ। नहीं, अब कोयटा पे शुरू हो गई ना। कोयटा का स्क्वाड पे मुझे इस दफा बहुत इतराज है। कोयटा फॉर्मर चैंपियन, शुरू के पहले 3-4 एडिशंस बहुत अच्छा खेले। सरफराज ने उनको बहुत अच्छा लड़ाया। जब आप इस वक्त उनके आते हैं कि कोयटा के इश्यूज क्या चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी, जिस तरह दूध के ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लिखी होती, एक्सपायरेशन डेट, तो वो कोयटा के आधे से ज़्यादा स्क्वाड मुझे एक्सपायर्ड लग रहे हैं। उमर अकमल इज़ वे पास्ट इज बेस्ट, फिटनेस के भी इश्यूज हैं। हफीज़ इज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिकेट और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कम बैक करने का, क्योंकि आपका वो इंजॉय कर रहे हैं अपना। उमर अकमल का नज़र नहीं आ रहा है कि वो उनका कोई इंटरेस्ट है कम बैक करने का, तो वो टीम में वो डेप्थ नहीं आ रही। इंटरेस्ट तो है, खिला रहे हैं जब उमर अकमल का इंटरेस्ट तो है, कोशिश नहीं है। अब एबिलिटी खत्म हो चुकी हुई है, उसने अपने टैलेंट को जाया किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल टैलेंट ही वाज, ग्रेट टैलेंट था जब आया था। लेकिन देखिए स्पोर्ट्स में टैलेंट जो होता है ना, वो एक हद तक आपको लेके जाता है, उसके बाद हार्ड वर्क कम्स इन। ये सचिन के पास भी टैलेंट था, बाबर आजम के पास भी टैलेंट था, कोहली के पास भी टैलेंट था, बाबर आजम के पास टैलेंट है और लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को इम्प्रूव किया, ग्रूम किया, अपने आप को इवॉल्व किया। क्योंकि क्रिकेट, स्पोर्ट्स, कोई भी गेम है, एक ही जैसी आप खेलते रहे तो आप रह जाते हैं। अच्छा ये बताएं, 3 साल विराट कोहली सेंचुरी के लिए वेट करता रहा, लेकिन वो देखे ना उसकी जुस्तजू, उसकी लगन। अब वापसी की है तो आपके सामने उसकी एवरेज तो 38 से नीचे नहीं गई ना, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड उसका। हाँ जी काशिफ, जल्दी से कोयटा। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोयटा वो टीम है जिसको हमेशा बाद में टोटल को डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उनके पास पेस अटैक नसीम शाह, हसनैन की शक्ल में है, उनके पास हसरंगा है। लेकिन 110 करके क्या वो उसको डिफेंड करेंगे? नहीं, वो बात तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो है उनके बैटिंग प्रेशर नहीं ले सकती, क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर उनके पास है, जेसन रॉय, या कुछ हद तक इफ्तिखार, जो कि टीम को चला सकता है। गप्टिल ऑन एंड ऑफ कभी चल गया, कभी नहीं चला, क्योंकि बिल्कुल सही कहा रिजवान ने कि वो अपना बेस्ट जो था, पीक, वो गुजार चुका हुआ है। कुछ लाइबिलिटीज़ हैं कोयटा के ऊपर। उमर अकमल लाइबिलिटी है, उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ लाइबिलिटी है। अब हफीज़ की जगह ही नहीं बनती, कहाँ खिलाएंगे आप उसको, कहाँ खिलाएंगे उसको? इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम कोयटा के साथ है। लेकिन बॉलिंग अटैक कोयटा का अच्छा है, बैटिंग में कोयटा कमज़ोर है। जहाँ जेसन रॉय फ्लॉप हुआ, रह गया, वहाँ पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी। फॉर्चुनेटली जो सेकंड मैच हुआ कोयटा का, उसमें वो गप्टिल ने स्कोर कर दी सेंचुरी, तो किसी तरह से स्कोर 168 तक पहुंच गया। 2 बंदे डबल फिगर में गए कोयटा की तरफ से। गप्टिल 117 और 32 रन बनाए इफ्तिखार ने, बाकी सब 0-5-0-5 करके। सरफराज का रोल कैसे देख रहे हैं? लेकिन सरफराज से पहले तो मैं एक सिर्फ छोटा सा बीच में ऐड करना चाहूँगा बंगल ज़ई के रोल के ऊपर। स्पोर्ट्स में जिस तरह मुझे साउथ अफ्रीका के साथ बहुत बड़ा एतराज़ होता है कि कोटा सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। नहीं, उनकी मजबूरी है ना, कोयटा बलोचिस्तान से प्लेयर नहीं होगा तो फंस जाएंगे। उसकी वजह से उनकी टीम वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकी, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकी कभी भी। जो उनके ऊपर वो मार लाता है कि वो चोक कर जाते हैं, वो इन्हीं वजूहत की वजह से होता है। सो कोयटा का आई थिंक स्क्वाड में एक बंगल ज़ई के रोल को भी रीडिफाइन करना पड़ेगा, वो किस जगह उसको खिलाना चाह रहे हैं। जहाँ तक सरफराज का ताल्लुक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच में, उनके ऊपर से प्रेशर खत्म हो गया। मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ सरफराज, बट आई पर्सनली फील कि वो शायद T20 का प्लेयर नहीं है। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी भी जिताई, वनडे क्रिकेट। अब मैं वनडे क्रिकेट को T20 से रिलेट नहीं करता, मैं वनडे क्रिकेट को बल्कि टेस्ट मैच की तरफ ले जाता हूँ कि वो शायद वाइट बॉल में वनडे और टेस्ट एक जैसी है, और T20 इज कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांड क्रिकेट। इफ्तिखार जो है वो कैप्टन के तौर पे अच्छा है, एक पंप अप, सॉरी सरफराज जो है कैप्टन के तौर पे अच्छा है, पंप अप करके रखता है प्लेयर्स को और उनको अच्छा जो है वो खिलाता है। लेकिन उसके साथ वो एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्रिएट कर देता है। जो लिबर्टी आपको देनी चाहिए ना प्लेयर्स को, खासतौर पे बॉलर्स को, कि अपने हिसाब से बॉल करे, जो कॉन्फिडेंस उनको देना चाहिए, कि कहना चाहिए बड़े दिल के साथ आओ गेंद करो, वो नहीं देता, वो अच्छा के रखता है। मैं आज दूसरी टीम जिसकी बात करूंगा, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा की बात, इनमें एक बड़ी अच्छी वो मासलत है और दोनों हैं, इनका डगआउट बड़ा ही
नफीस डगआउट में कहूँ। इंजमाम उल हक मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ, डैरन सैमी डे 1 से मौजूद है पेशावर ज़ल्मी के साथ, अकरम को उन्होंने मोहम्मद अकरम को चेंज नहीं किया, अच्छा डिसेंट डगआउट है। दूसरी तरफ हम देखते थे कि डगआउट में मोइन खान मौजूद हैं और उमर गुल बॉलिंग कोच के तौर पे मौजूद है और उनके मेंटोर के तौर पे विविन रिचर्ड्स भी मौजूद रहते ही हैं। तो मतलब ये जो डगआउट है ना ये बड़ा डिसेंट है। इस डिसेंट डगआउट की वजह से और कुछ हो ना हो टीम को हौसला रहता है कि यार हार के बाद भी उनका मोमेंटम या उनका मोराल बुलंद करेंगे। अब आ जाते हैं जी पेशावर पे जल्दी से। काशिफ, पेशावर बहुत अच्छी टीम है। बाबर आजम उसको लीड कर रहे हैं। उसके बाद सैम अयूब जबरदस्त टैलेंट है, कमाल हो गया। हारिस बहुत अच्छा खेल रहा है, बॉलिंग भी उनके पास बस ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर जिससे हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को और बाकी टीम्स को, खासतौर पे मुल्तान सुल्तान को, मेरे ख्याल है उनसे कंपेयर की जाए तो मुझे हल्की टीम लगती है। बाबर आजम को एक बहुत मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पर। बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो सैम अयूब और हारिस के ऊपर ना लेके जाए। लेकिन बल्क ऑफ द स्कोरिंग जो है वो मेरा ख्याल है सैम अयूब को और हारिस को करनी पड़ेगी। कैटमोर भी ठीक है, वो भी है, बिल्कुल वो भी कंसिस्टेंट नहीं होगा। एक उसने अभी 90 प्लस और रन्स किए, आगे देखें वो क्या करता है। लेकिन मेरी जो नजर है ना, मैं चाहता हूँ सैम अयूब स्कोर करे, मैं चाहता हूँ हारिस स्कोर करे, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो स्कोर करे, क्योंकि इन्होंने आगे जाके नेशनल T20 का हिस्सा बनना है। बॉलिंग पर रिजवान बात करें, वहाब गॉन चैप्टर है या फिर वहाब स्टिल इन द गेम? कंप्लीटली गॉन। और वहाब की रिप्लेसमेंट क्या है? अगर वहाब ना हो तो इनको क्या रहना चाहिए? इन्हें बाहर से बॉलर मंगवाना चाहिए या फिर इस वक्त जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर ने पेस बैटरी दोनों और लाहौर ने रख ली है, दोनों पेस बैटरी हमारे मेजर बॉलर्स दो टीम्स में मौजूद है, लाहौर में और कोयटा में, तो अब इनके पास क्या चॉइस रहती है उसके बाद? अपने इनके एक स्क्वाड को देखें तो बड़ा मिलिट्री मीडियम इनका भी, अदर देन वहाब जो कि एक पेस बॉलर है बट वे पास्ट हिज प्राइम, तो बड़ा मिलिट्री मीडियम अटैक है। दे हैवंट गॉट एनी स्ट्रेंथ और डेप्थ इन द बॉलिंग। इनकी सारी जो स्ट्रेंथ और डेप्थ है वो बैटिंग में है, और वो साइम अयूब हो गए, बाबर आजम हो गए, लेकिन आई थिंक इसमें सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो बाबर आजम का अपना है। और एक साल से वो पाकिस्तान टीम को कप्तानी कर रहे हैं। क्रंच मैचेस में आके थोड़ा सा प्रेशर ले जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और कराची की तरफ से वो कप्तानी में उन्होंने बहुत बड़ा मेजर फेलियर थे पिछले साल PSL में। सो ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ कि यार मैं कप्तानी और लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो मेरे ऊपर देख धब्बा लगा हुआ है कराची को। लेकिन मैं आपको एक चीज़, चले आज हम कौन सा टीवी पर हैं, यहाँ तो एक चीज़ बता सकते हैं, कराची में कैप्टनसी फेलियर से ज़्यादा उनके मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन और वहाँ पर टीम के अंदर अपने बहुत ज़्यादा मसाइल बन गए थे। प्लेयर्स टू प्लेयर बड़े प्रॉब्लम बन गए थे लास्ट सीजन। उसमें बाबर आजम को बाकायदा तौर पर, ये तो मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, बाबर आजम को बाकायदा तौर पर बतौर कैप्टन प्रेशराइज किया गया था और वो आपके सामने ही है। फिर उसके रिजल्ट क्या कहते हैं जी? बाबर आजम को अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वो टीम का ही नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर उसको फ्रीडम मिला हुआ है। हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की, हसरंगा की हमने बात नहीं की, हमने सलमान इरशाद की बात नहीं की, ये तो अच्छे स्ट्रेंथ है इनके पास। जिमी नीशम न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, वहाँ स्कोर भी करता है, अच्छी बॉलिंग भी करता है। यहाँ पर वो स्ट्रगल करेगा, यहाँ पर वो पिचेस नहीं है कि आप जो है उस हिसाब से खेल सके। ट्रू बाउंस उस तरह का नहीं मिलेगा जिस तरह न्यूजीलैंड में मिलता है, लेकिन वो विद बॉल एंड बैट दोनों से हेल्पफुल है जी। और उसके अलावा राजा पक्षा मेरा ख्याल है वो प्लेयर है कि जो सपोर्ट करेगा सैम अयूब को, जो सपोर्ट करेगा स्कोर को आगे लेके जाना। आपको याद है एशिया कप में उसने हमारे साथ क्या किया था पाकिस्तान के साथ, तो राजा पक्षा फिनिशर बहुत अच्छा है। तो राजा पक्षा हो गया, जिमी नीशम हो गया, सैम अयूब, हारिस और अपना बाबर आजम। लेकिन कोयटा के साथ एक इशू रहेगा और वो रहेगा दोस्तियों यारियों वाला। कोयटा के जो ऑनर है बड़े डिसेंट इंसान है और वो बेचारे इस प्रेशर में रह जाते हैं कि उन्होंने लंबा अरसा कराची में क्लब क्रिकेट को, जोन क्रिकेट को प्रमोट किया और डोमेस्टिक को भी उन्होंने प्रमोट किया हमारे एसोसिएट के तौर पर, तो वहाँ पर वो प्रेशर ले जाते हैं क्योंकि बहुत से प्लेयर्स वहाँ आकर खेलते रहे हैं, कामरान अकमल, उमर अकमल। अब उमर अकमल का टाइम जाने के बावजूद, हफीज़ का टाइम जाने के बावजूद वो दोस्तियों की वजह से वहाँ पर मौजूद है। ये सब कुछ मैंने तेज़ी में इसलिए बता दिया कि वक्त की कमी होगी। इस बार पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं? दोनों टीम्स में थे, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा, सिर्फ दोनों टीम्स में थे। जल्दी से पेशावर पहली बार इत्तफाक राय के साथ और इत्तफाक राय के साथ सेकंड स्लिप अपने इख्तिताम पर। बहुत बहुत शुक्रिया।
अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, जब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइबर है तो बताएं यार ये मैं क्यों रह जाता हूँ, क्यों मौका देता हूँ रिजवान को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन मालूमात मिलती रहे सेकंड से। अब तो बाय बाय कर दूं, जी बाय बाय।